अरविंद भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी बन रही है, तो सबसे पहले भारत में वोटर कितने हैं? करीब 80 करोड़। अभी जो 2014 में चुनाव होंगे उसमें करीब करीब 80 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास कितने हैं? करीब करीब 15 करोड़। उसमें से कितने लोग वोट डालेंगे? 70% कहा जाता है, क्योंकि अब मिडिल क्लास का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। इस बार गुजरात में 75% था अभी जो इलेक्शन हुए, तो 70% यानी करीब करीब 10.5 करोड़ 11 करोड़ एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर वोट डालेंगे 15 करोड़ में। अब मैं आपको एक सर्वे करने को बोलूंगा, शायद सर्वे की जरूरत नहीं होगी यदि आपने ऑलरेडी कर लिया हो तो, कि आप 2 फोटो सामने रखना, एक मोदी साहब की फोटो और एक राहुल भाई की फोटो, राहुल गांधी, कि भाई पीएम चुनना है और आप दोनों में से किसको वोट देंगे। और वो नन ऑफ द अबव वाला आर्गुमेंट यहां नहीं चलेगा, क्योंकि पीएम की कुर्सी खाली नहीं रह सकती। पीएम की कुर्सी खाली रही तो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, उनको फायदा हो जाएगा। यहां तो आदमी को डिसीजन लेना ही लेना है। तो एक आम, आप यूट्यूब का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 70-90% प्रोबेबिलिटी है कि आप एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा पेड मीडिया तो ये सारे समाचार छापता नहीं है मेरे वीडियो के बारे में, अधिकतर यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है। अभी मेरा रीच एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ही है। तो आपके जो दोस्त है, अधिकतर 100-200 जो दोस्त होंगे आपके फ्रेंड लिस्ट में, या आपके नेबर हो, या स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, वो भी अधिकतर एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते हैं। आप उनको पूछना कि भाई मोदी साहब और राहुल गांधी, या हो सकता है प्रियंका, या पीएम कैंडिडेट प्रियंका गांधी बन जाए, या पीएम कैंडिडेट चिदम्बरम हो, मनमोहन सिंह को भी रिपीट करने की बात हो सकती है। मतलब सोनिया गांधी के संतान होगी, या सोनिया गांधी का कोई, सुरपंखा गांधी का कोई चमचा होगा, 2 में से कोई एक पीएम कैंडिडेट होगा। तो इसमें से किसको वोट देंगे? तो ये जो 11 करोड़ मिडिल क्लास वोटर जो वोट डालने की संभावना है, उनमें से करीब 9 करोड़ मिनिमम आपको बोलेंगे कि भाई वो वोट मोदी साहब को देंगे। आपके 100 लोगों के सर्कल में पूछ लो कि आप राहुल गांधी और मोदी में किसको वोट देंगे, तो शायद इसको तो 2-4 गालियां भी दे दे, 70-80% लोग इसको वोट देंगे। सुरपंखा गांधी के बेटे बेटी या उसके चमचे को वोट बहुत कम लोग देंगे। तो अब मान लो सुरपंखा गांधी आपको आके कहती है कि ये लो 1000 का नोट और वोट कांग्रेस को देना, तो आप क्या करोगे? 1000 का नोट रख लोगे, लेकिन वोट तो आपको जिसको देना है उसी को दोगे। वहां तो कोई पुलिस खड़ी नहीं है आप पे ऑब्जर्वेशन रखने के लिए कि ये देखने के लिए आपने किसको वोट दिया। ईवीएम से मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन वो 15-20% सारे के सारे बीजेपी के वोट यदि कांग्रेस में डाल दिए ईवीएम को रिमोट कंट्रोल से, तो पोल खुल जाएगी। तो किस तरह से वोट कम किया जाए? यदि आपको 1000 का नोट दिया तो वो पानी में गया, आप वोट तो फिर भी जाके यहीं को दोगे। इसलिए फिर ये टेक्निक आती है जो कि 800 साल पुरानी है, कि यही आपके मिडिल क्लास वोटर, एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर के फ्रेंड को पूछो कि भाई आप इसमें और इसमें पीएम को वोट किसको देना है, तो जो 9 करोड़ लोग, यदि ये ना दिखाई पूछा जाए कि किसको वोट देना है, इसमें से 9 करोड़ में से 11 में से 9 करोड़ लोग जो मोदी साहब को वोट देने वाले थे, उनमें से शायद 2-1 करोड़ लोग इधर आ जाए और इनको सिर्फ 7 करोड़ वोट मिले। क्यों? क्योंकि पेड मीडिया इनके बारे में इनको काफी कवरेज दे रहा है। तो इनको कवरेज देने के पीछे कांग्रेस का गोल क्या है कि आपको 1000 रुपए दो या 10,000 रुपए दो, आप वोट इसी को दोगे। लेकिन यदि कोई अच्छा आदमी या अच्छा दिखने वाला आदमी सामने रख दिया जाए तो वोट तोड़ने की संभावना बढ़ गई कि भाई रिश्वत नहीं लेता, इनकम टैक्स में रहता तो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसने नहीं ली रिश्वत। और वो फैक्ट है, वो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली, वो भी फैक्ट है, मैं मानता हूं। तो इसको प्रधानमंत्री या तो इसको एमपी बनाना चाहिए या तो इसके आदमियों को एमपी बनाना चाहिए। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है, जो 11 करोड़ लोग वोट देने वाले, उनमें से 2-1 करोड़ इसके वोट जाएंगे, 2 करोड़ वोट जाएंगे, तो 30-40 सीट कम हो जाएगी। या तो एंड में इनके जो स्पॉन्सर है, मतलब इसके पीछे कांग्रेस नहीं है, सीधा मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों बोलता हूं, क्योंकि कांग्रेस है वो पूरी की पूरी बिक चुकी है, वो सब्सिडरी हो चुकी है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों की, वही कंट्रोल करते हैं पूरी कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे। जो कांग्रेस में झगड़े नहीं हो रहे उसका वजह यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी के जो आदमी हैं वो सब डिसाइड करके भेज देते हैं कि ये आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये आदमी होम मिनिस्टर बनेगा, और इन लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है। न सुरपंखा गांधी के पास पावर है, न मनमोहन सिंह के पास पावर है, और इसलिए इनमें कोई झगड़े होने के चांसेस ही नहीं है।
इसलिए जो स्पॉन्सर, जो सुरपंखा गांधी के स्पॉन्सर है, वही इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम मिडिल क्लास वोटर के वोट कटे, या तो एंड में 2014 में प्रेशराइज किया जा सके कि आप इतने इतने हमारे आदमियों को टिकट दो तो हम इनका कवरेज कम कर देंगे, आपका कवरेज बढ़ा देंगे, तो ये जो 2 करोड़ वोट कट सकते हैं वो नहीं कटेंगे। एंड में ये भी संभावना है कि शर्तें रख दे कि भाई जन लोकपाल कानून विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को चाहिए ताकि सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देके वो भारत को कंट्रोल कर सके। शर्त रख दे, मान लो इनके पास प्रेशराइज करके वचन ले ले कि भाई वो जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल पास करे, तो हो सकता है कि ये अरविंद भाई मोदी साहब को एंड मोमेंट पे सपोर्ट कर दे, तो 2 करोड़ वोट जो कट सकते थे वो नहीं कटेंगे, बट एट द कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट। अब ऐसे पहले कहीं हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2009 के इलेक्शन का। मई 2009 में आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन था और लोकसभा का इलेक्शन भी था। उस समय हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी, कांग्रेस के सबसे बड़े रिश्वतखोर, हर तरह से हर एक क्राइम में इनका धंधा था, माइनिंग क्राइम, रियल एस्टेट क्राइम, स्मगलिंग, हर एक में नंबर 1। और दूसरी तरफ बीजेपी के वेंकैया नायडू और चंद्रबाबा नायडू, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि कम खराब है। ऐसा नहीं, ये भी काफी भ्रष्ट आदमी है, पर वाईएसआर रेड्डी से कोई तुलना नहीं कर सकता भ्रष्टाचार में। तो बड़ी संख्या में लोग जो अच्छा शासन चाहते थे वो टीडीपी और वेंकैया नायडू को वोट देने के मूड में थे। मिडिल क्लास वोटर जो कि एक अच्छी सरकार चाहता है। कांग्रेस ने देखा कि किसी हालत में एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर को कन्विंस नहीं कर सकते कि वाईएसआर रेड्डी को वोट दो, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने चिरंजीवी को खड़ा किया। एक्टर है, बहुत अच्छी इमेज थी, इनके बहुत सारे मेडिकल ट्रस्ट चलते हैं, गरीबों को दवाइयां फ्री में देते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो बड़ी संख्या में मिडिल क्लास वोटर, उन्होंने चिरंजीव को वोट दिया। प्रजा राज्यम पार्टी थे इनका नाम, प्रजा पार्टी का नाम। करोड़ों की संख्या में, मतलब यूं समझो कि कुछ आंध्र प्रदेश, अकेले आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ वोट जो कि इनको मिल सकते थे, उनमें से 70-80 लाख वोट इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए। इसकी वजह से इनको कुछ सीटें मिली, वाईएसआर रेड्डी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली, ये चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा एमपी आंध्र प्रदेश से मिले थे कांग्रेस को। इन दोनों का पत्ता साफ हो गया। एंड में क्या हुआ, प्रजा राज्यम पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई 2011-12 के आसपास। आजकल चिरंजीवी केंद्र सरकार में मिनिस्टर है। एक जमाने में चिरंजीवी यही कहते थे जो अरविंद भाई बोलते थे कि कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी की खराब है। इनका मेन सूत्र क्या है, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, आम आदमी पार्टी को वोट दो। एग्जैक्टली सेम डायलॉग चिरंजीवी साहब 2008 में 2009 में बोलते थे कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, टीडीपी खराब है, मेरी जो पार्टी बनेगी, प्रजा राज्यम पार्टी का नाम बाद में आया, मेरी पार्टी बनेगी, वो अच्छी पार्टी होगी, वो करप्शन बंद कर दे, खत्म करवा देगी, गरीबी खत्म कर देगी। वो सारे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही स्क्रिप्ट आज ये सब पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। ये तेलुगु में पढ़ रहे थे, ये हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, फर्क इतना ही है। आप यदि इनकी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि ये स्क्रिप्ट चिरंजीव की है या अरविंद भाई की है, सेम वर्ड टू वर्ड सेम है। और पूरा कांग्रेस ने खड़ा किया था। पी शिवशंकरन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके लड़के इनकी पार्टी का संचालन करते थे, कैंपेन का संचालन करते थे। तो ये जो वोट काटने की टेक्निक है वो 800 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए ये सारे नेता है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम मैंने चैप्टर 40 में डिस्क्राइब की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। ये मेरा मैनिफेस्टो है, राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो, rahulmehta.com/301 पे। और उसमें मैंने चैप्टर 40 में दिया है कि यदि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम आता है तो किस तरह से ये वोट कटने का पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन वो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम नहीं है, एक आदमी के पास देने के लिए एक ही वोट है। तब तक हमेशा किसी अच्छे आदमी को उभार कर किसी कम अच्छे आदमी को, मतलब रिलेटिवली कम अच्छे आदमी के वोट काट के एकदम बुरे आदमी को फायदा देने का मौका मिल जाता है।
और उसके लिए एक ही गेम होता है कि मीडिया, पेड मीडिया के द्वारा उस अच्छे आदमी को, मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को अच्छा साबित किया है, पर एक उम्मीद, जो आदमी अच्छा चाहते हैं उसको झूठी उम्मीद दे सकते हैं। यदि वो बीजेपी के वोट काटते हैं तो भले काटे, मैं तो कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मैं तो बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया मैंने, और इस बार भी नहीं देने वाला, क्योंकि वो राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं, वेल्थ टैक्स का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि वो अब तो राम जन्मभूमि का भी विरोध करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। तो जितने मेरे मुद्दे, उनमें से एक मुद्दे बीजेपी को अच्छे नहीं लगते, बीजेपी के एक मुद्दे मुझे अच्छे नहीं लगते, तो बीजेपी हारे, कांग्रेस हारे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं मोदी जी का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ। मैं खुद इलेक्शन में खड़ा रहने वाला हूँ, गांधीनगर से या अहमदाबाद ईस्ट से, और जहाँ पे कोई भी खड़ा रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मोदी जी शायद गांधीनगर से खड़े रहे या अहमदाबाद ईस्ट से खड़े रहे, मेरे पास किसी और कंस्टिट्यूंसी में जाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, पहुँच नहीं है। मैं पिछले 25 साल से अहमदाबाद में ही रहा हूँ, किसी और कंस्टिट्यूंसी में मेरा कोई कार्यकर्ताओं का नेटवर्क नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है या किसी XYZ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। मैं ये दो कंस्टिट्यूंसी में से एक में लड़ूंगा। अहमदाबाद वेस्ट है, वो SC रिजर्व्ड है, वहाँ पे मैं चुनाव लड़ नहीं सकता। गांधीनगर और अहमदाबाद ईस्ट, मेरे पास ये दो ऑप्शन है। और मैं बीजेपी को वोट मैंने कभी नहीं दिया पिछले 15 साल में, क्योंकि बीजेपी राइट टू रिकॉल की विरोधी है, वेल्थ टैक्स की विरोधी है, यहाँ तक कि बांग्लादेशियों को रोकने के लिए भी बीजेपी ने कोई कानून नहीं बनाया, और मुझे बीजेपी के सांसदों में कोई श्रद्धा भी नहीं है। हाँ, मोदी साहब सूर्यपंखा गांधी के मुकाबले में अच्छे प्रधानमंत्री, मतलब सूर्यपंखा गांधी या उसके परिवार के लोग या उसके चमचे जैसे ये मनमोहन कौर है या चिदम्बरम है, उनके मुकाबले वो अच्छे PM बनेंगे। पर यहाँ पर बात खत्म होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए या उनके अरविंद भाई को एक्सपोज करने के लिए, कि पहले मैं कार्यकर्ताओं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि इनका मकसद सिर्फ वोट काटना है, या तो उनके जो स्पॉन्सर है, इनके मकसद के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके स्पॉन्सर। मतलब एक कठपुतली होती है, कठपुतली के ऊपर कठपुतली चलाने वाला होता है पपेट मास्टर, और पपेट मास्टर के ऊपर भी पपेट मास्टर होता है। 3-4 लेवल होते हैं। जैसे कि अन्ना थे तो वो अरविंद भाई की कठपुतली थे, उनका काम था स्पीच देना, अनशन पे बैठना, ऐसे फोटो लगाना, तरह तरह के पोज, उनको आपको इंटरनेट पे फोटो मिलेंगे। और पपेट मास्टर अरविंद भाई थे। जब अन्ना ने मना कर दिया कि भाई कल से मैं कठपुतली नहीं हूँ, पिक्चर का प्लॉट भी मैं बनाऊंगा, पिक्चर की स्क्रिप्ट भी मैं लिखूंगा, पिक्चर का डायरेक्शन भी मैं करूंगा, भाई तेरे को तो सिर्फ डायलॉग एक्टर की तरह बुलाया था। तो जब उन्होंने कठपुतली बनने से मना किया तो अरविंद भाई, उनके जो पपेट मास्टर थे, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया। अब टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया तो टीम का नाम भी बदलना पड़ेगा, तो नाम बदल दिया, टीम अरविंद हो गया। और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेने से ऑब्जेक्शन लिया तो फिर नाम बदल के आम आदमी पार्टी कर दिया, वो तो नेम चेंज था। तो इसी तरह से अरविंद भाई के पपेट मास्टर थे, पर उनके ऊपर पपेट मास्टर है फोर्ड फाउंडेशन, जो कि उनको कहता है कि भाई तुम आज नई पार्टी बनाओ और कल फोर्ड फाउंडेशन इनको आदेश दे कि पार्टी बंद कर लो या तो मोदी साहब को सपोर्ट करो, तो वो मोदी साहब को सपोर्ट करना पड़ेगा। और फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर है रॉकफेलर, वो मैंने, और रॉथस्चाइल्ड, ये दो मेन आदमी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड। हायरार्की में मैं ये नहीं कहता कि अरविंद भाई ने हिंदुस्तान टाइम्स को पैसा दिया था कि भाई मेरा अंग्रेजी अखबार में फोटो छापो वगैरह, उनके पास इतना पैसा है भी नहीं। इतना न्यूज़ कवरेज की कीमत मिनिमम 10-15 लाख होगी, कोई 10-15 लाख उनके पास है नहीं कि वो इस तरह से दे सके। पर जिसने दिए, उन्होंने क्यों दिए कि अपर मिडिल क्लास वोटर बीजेपी से कट के दूसरी तरफ जाए। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इसमें। काफी युवा कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं कि उनके नाम से भ्रमित होके ये मान गए कि भाई यहां सिस्टम चेंज की बात होने वाली है, वो इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और यहां देश का नुकसान हो रहा है। देश का कैसे नुकसान हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। टाइम पास का कैसे हो रहा है कि ये जितने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रहे हैं कार्यकर्ता, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पीठ में खंजर भोंका गया, उनके साथ धोखा हुआ है, तो 2 साल के बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो देश के लिए कोई अच्छा काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2009 की साल में मैं काफी चिरंजीवी के कार्यकर्ताओं के साथ था। मैं उनको बोल रहा था कि भाई आप राइट टू रिकॉल, उनको मेरे जो कानून अच्छे लगे राइट टू रिकॉल वगैरह, मैंने कहा ये कानूनों का प्रचार करो, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इस आदमी में बहुत श्रद्धा है, देव आदमी है, ये आदमी है, इतना परिवर्तन कर देगा। अब उस बात को 3-4 साल हो गए,
चिरंजीव की पूरी पार्टी थी प्रजा राज्यम पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई। चिरंजीव है वो कांग्रेस में मिनिस्टर बन गए। तो अब मैं जब वो आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मुझे कहते हैं मेहता, वो अक्सर मुझे मेहता कह के बुलाते हैं, पॉलिटिक्स की बात मत कर। बस वो पॉलिटिक्स में कुछ काम नहीं करना चाहते। उनको इतना बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी को सपोर्ट दिया था और एक पैसा नहीं लिया था, वो तो पैसा डोनेट कर रहे थे, आज वो इतने हतोत्साहित हो गए, उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें असफलता मिली, इसलिए क्योंकि उनको असफलता मिलने के बाद असफलता मिली। शुरुआत में सफलता मिली कि प्रजा राज्यम पार्टी के इतने कैंडिडेट चुन गए, तो वो कह रहे थे चलो हमें सीएम नहीं बने तो क्या हुआ, हम 2014 में चिरंजीवी को सीएम बना देंगे। और अब तो चिरंजीवी पार्टी के साथ ही कांग्रेस में जुड़ गया, वो सीएम बनेंगे तो कांग्रेस के सीएम बनेंगे। तो उनके साथ जो धोखा हुआ, अब वो देश में पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं, वो पॉलिटिक्स की बात ही करने को तैयार नहीं है। इसी तरह का धोखा लालू यादव ने 1980 के आसपास कार्यकर्ताओं को दिया था। उस समय लालू यादव के नाम की कस्में खाते थे लोग, अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता, कि ये आदमी 2 साल इमरजेंसी के में इंदिरा गांधी की, देवी इंदिरा अम्मा ने उनको जेल में बंद कर दिया था। वहाँ जेल में उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, एक कमरे में बंद करके 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं देते थे। और इतना ही कहा था कि आप जयप्रकाश नारायण के खिलाफ जज के सामने जुबानी दे दो, मीडिया के सामने, कि इस आदमी ने हमें तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया, बम फेंकने के लिए उकसाया, गोलीबारी करने के लिए उकसाया, और हम तुमको रिहा कर देंगे। लालू यादव ने कहा मैं ऐसी कोई जुबानी नहीं देने वाला जज के सामने या मीडिया के सामने। तो 2 साल उनको जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके और वो 1977 में एमपी बने। और एमपी बनने के बाद आप जानते हो कि आज वो कितने भ्रष्ट और कितने मतलब गुंडों को सपोर्ट देते, हर तरह से गए गुजरे। तो जो लोगों ने लालू यादव को, जयप्रकाश नारायण को 1975, 1974 से लेकर 1977 में सपोर्ट दिया, पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए, वो आज पॉलिटिक्स की बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। वो उनको ना अच्छा काम करने में इंटरेस्ट है, ना उनको कोई बुरा काम करने में इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि भाई हम भले, हमारा बिजनेस बना, हमारी घर गृहस्थी भली, हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब दोबारा इस तरह से धोखा होगा तो 2 नुकसान है। एक तो हमारे 1.5-2 साल आम आदमी के पार्टी के नाम पे बिगड़ेंगे। उनके 2-3 एमपी आ सकते हैं, पूरे पार्टी में 10 एमपी आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2014 में। उनके दिल्ली में ठीक है, पेड मीडिया ने उनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क डेवलप करवा दिया है। तो इनका एक ही मकसद हो सकता है कि जो मकसद प्रजा राज्यम का था, जो मकसद राज ठाकरे का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का था, वो वोट काटना। और इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि जो कार्यकर्ता देश में अच्छी व्यवस्था लाने के इंटरेस्ट से उनके पीछे जा रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, देश का टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरे कंट्री का। और वो कार्यकर्ता 2-3 साल के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया था, वो पॉलिटिक्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं लेंगे। यानी इस नुकसान को मैं रोकना चाहता हूं।